नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स पेपर। अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियो का इस 2025 सेट 2 जिसका कोड 346 जेटी है, इसका हम दो पार्ट पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सभी पार्ट किए थे। दूसरे में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के 5-5 पार्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें लॉन्ग आंसर वाले सारे क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9। इसमें दो दो पार्ट अथवा करके होता है, तो 8 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। यह पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दैर्ध्य के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो इसके पहले वाले में सेट 1 में पीएन संधि डायोड भी पूछा गया था, लेकिन उसमें पूर्ण तरंग दैर्ध्य था। तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। देखो, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पहले इसकी कार्यविधि एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड है ये, ठीक है। ये काम कैसे करता है, डायोड कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इधर से कोई करंट आ रहा है, ये पी वाला टर्मिनल होता है, इसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। अगर पी वाले टर्मिनल से करंट आता है, विद्युत धारा आती है, तो इसको पास होने देता है, निकलने देता है। लेकिन अगर इधर से आ जाए करंट, तो इसको ब्लॉक कर देता है। ये साइन इसी तरीके से बहुत सोच समझ कर बनाया गया है कि अगर इधर से करंट आएगा तो ये ब्लॉक कर देगा, और ये अगर इधर से करंट आएगा तो इधर जाने देगा। जैसे वाल्व होता है साइकिल के टायर में, जब हवा भरते हो उसमें वाल्व लगा होता है, बाहर से हवा डालते हैं तो अंदर जाता है, लेकिन अंदर से हवा बाहर नहीं आता। तो ये समझ लो, ये सिंगल डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया पीएन संधि डायोड कैसे काम करता है। अब हमें ये अर्ध तरंग दैर्ध्यकारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब होता है कि इसको जो है, देखो दो तरह के करंट पढ़ा होगा, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दिष्ट धारा। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर है, अर्ध तरंग दैर्ध्यकारी या पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी, वो जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, दिष्ट धारा की दिशा लगातार बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट होती है, एक ही दिशा में बहती है दिष्ट धारा। तो मान लो हमारे पास सर्किट हम बनाएंगे जब, तो पहले तो हम प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत ले लेंगे। ट्रांसफार्मर एक लगा होता है, इसे हम बोलते हैं, ऐसे होता है प्रत्यावर्ती धारा, दिशा लगातार बदल रही है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया, और ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है ना, एक कॉइल इधर बना दो, एक टर्मिनल यहाँ पे ए है, इस टर्मिनल को हम बी बोल देंगे। अब यहाँ पे डायोड लगा होगा, एक एक सिंगल डायोड यूज होता है। पूर्ण तरंग अगर याद हो तो उसमें दो डायोड यूज होता था। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस यूज करेंगे। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? जो हम घरों में अपने अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो यंत्र यूज करते हैं, फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, उन सबको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, प्रत्यावर्ती धारा इसमें आ रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा देखो, ये वाला पॉइंट ऊपर वाले को हम प्लस बोलते हैं, डायरेक्शन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, डायरेक्शन है ये। अगर प्लस है मतलब इधर जा रहा है, माइनस है मतलब इधर जा रहा है। तो डायरेक्शन लगातार चेंज होती है ना, आपने डायनेमो पढ़ा होगा। तो जब फर्स्ट हाफ वाला साइकिल जाएगा, ये पहला, ध्यान से समझिएगा, ये जाएगा तो ये वाला टर्मिनल ऊपर प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इसके रिस्पेक्ट में प्लस माइनस एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये जो है हाई वोल्ट पे होता है, ये लो वोल्ट पे होता है। तो जब ये हाई वोल्ट पे होगा तो, और ये लो वोल्ट पे होगा, तो करंट किधर फ्लो होता है? हाई से लो की तरफ। तो इधर से करंट जाएगा, ये इसको जाने देगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पे जाने देगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, चलो ये मिल गया। लेकिन जब ये माइनस वाला आ गया, ये वाला से अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला ए टर्मिनल ए जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरा अर्ध चक्र, ऐसे लिखेंगे आप, हिंदी में लिखना होगा ना इसको। तो जब दूसरा अर्ध चक्र जाता है, पास होता है यहाँ से, तो ए वाला टर्मिनल लो वोल्टेज पे हो जाता है, निम्न विभव पे, और बी उच्च विभव पे। तो धारा इधर से प्रवाहित होगी। लेकिन धारा इधर से प्रवाहित होगी तो ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये जाने देगा। हम्म, ये जाने देगा इधर, अभी तो यही बताया था कि इधर से नहीं जाने देगा। तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, तो ये निगेटिव वाला साइकिल को रोक देगा, नहीं जाने देगा। फिर से जब हाफ पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
फिर इसको जाने देगा, फिर ऐसे निगेटिव वाले को रोकेगा, प्लस वाला जाएगा। इस तरीके से इसको देखो, आधी तरंग जो है वो एक ही दिशा में, प्लस है मतलब एक ही दिशा में, वैल्यू ये जो कम ज्यादा हो रहा है ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये मतलब समझना कि यहाँ से दिशा बदल रही है। प्लस 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 सब है तो ये एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है। माइनस होता तब दिशा बदलती। तो देखो माइनस वाले को सीधा सीधा अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या कर रहा है, माइनस वाले को रोक दे रहा है, प्लस वाले को जाने दे रहा है, तो ये एक ही दिशा में हो गया। अर्ध तरंग दृष्टिकारी आधे को ही एक ही दिशा में जाने दे रहा है। फुल वेव होता है तो ये माइनस वाले को भी प्लस कर देता, जैसा इसमें देख चुके हैं। तो यही इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आप इसका फिगर बना के मैंने समझा दिया है, आप अपने क्वेश्चन बैंक से नोट से इसके बारे में लिख लो, और अगर समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से आपको खुद लिखना चाहिए इसको। ठीक है। जो जो पहले इसके डायग्राम के बारे में समझाएंगे कि एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, लोड रेजिस्टेंस, एक एक करके इनके बारे में बता देंगे, फिगर के बारे में। फिर क्या करेंगे कि जब अर्ध चक्र जाता है तो ए वाला बिंदु ए जो है उच्च विभव पर होता है, बी निम्न विभव पर होता है, तो ए से बी की तरफ धारा प्रवाहित होती है और पीएन जंक्शन डायोड धारा को प्रवाहित होने देता है, क्योंकि इधर से ज्यादा पी से एन की तरफ जा रहा है, पी से एन की तरफ जाता है तो धारा प्रवाहित होती है। और अगर यही माइनस निगेटिव वाला ऋणात्मक अर्धचक्र जाता है तो ए निम्न विभव पे हो जाता है, बी उच्च पे हो जाता है, तो इधर से इधर प्रवाहित होता है, जो ये एन से पी की तरफ जाता है, जिसे पीएन जंक्शन डायोड रोक देता है, तो माइनस वाला नहीं प्रवाहित हो पाता है, प्लस वाला जाता है, तो ये सब एक ही दिशा में हो जाता है। ठीक है। और आप अगर वेव डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये है इनपुट वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हो, इनपुट। और जो आउटपुट मिलता है हमें, ये आउटपुट मिलता है, आउटपुट में क्या मिलेगा, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो प्लस वाला मिलेगा, माइनस वाला नहीं मिलेगा, और क्या। प्लस वाले को जाने देगा ये, माइनस वाले को रोक देगा, फिर प्लस वाले को जाने देगा, वाले को रोक देगा, ऐसे जो है ये आउटपुट मिल रहा। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं। तो ये इतने डायग्राम बना के आपको लिख देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट। क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए कि r बराबर 14.4 Z बाई वी एंगस्ट्रॉम। ये Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, v क्या है, कितने वोल्ट से उसको त्वरित किया जाता है। जब कोई अल्फा कण मतलब क्या है, अल्फा कण का मतलब समझते हैं ना क्या है। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक में होते हैं दो प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज ई होता है, तो इस पे चार्ज मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो इसको Q1 और या फिर Q2, Q2 बोल दो, कितना 2e हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पर चार्ज ई होता है प्लस सी, तो दो प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, अल्फा कण के बारे में हमें पता चल गया। अब ये कह रहा है कोई नाभिक है, कोई नाभिक है, और यहाँ पे नाभिक है और यहाँ मान लो अल्फा कण है, तो ऊपर बना देते हैं। ये देखो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रयोग अगर प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा होगा आपने तो ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आएगा। इधर मान लो जा रहा है, बताया था 10 की घात 6 में से 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो सीधे वापस आ जाता है, तो ये वही वाला अल्फा कण है, ऐसे जाके वापस आ जा रहा है। मान लो वापस आ रहा है या नहीं उसके बाद की नहीं पता है, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक जड़ से टकराता है, एक्चुअल में टकराता नहीं है, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी आर हो, मतलब इसकी मान लो यहां तक गया ये अल्फा कण। ठीक है, और इनके बीच की निकटतम दूरी है आर, अब इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो यही हमें इस दूरी को प्रूव करना है, 14.4 अपॉन जेड बाई वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो करते हैं इसको। देखो इसको वी वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, मतलब वी वोल्ट से त्वरित करने का मतलब यह है इसको गतिज ऊर्जा दी जा रही है। त्वरित करने का क्या मतलब, उसके वेग वोग दिया जा रहा है तभी तो जाएगा, और जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, जितना ज्यादा वेग होगा और उतना ज्यादा ये इसके पास में जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी मिली होगी इसको, अगर इसकी बात करें तो जब कोई भी चार्ज होता है उसको वी वोल्ट से त्वरित किया जाता है या फिर उस पर चार्ज वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो उसको जो गतिज ऊर्जा मिलती है वो मिलती है क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इंटू वी गतिज ऊर्जा मिलती है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अल्फा कण की
गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये बताइए। गतिज ऊर्जा क्यों, गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यों कितना है इस पर, 2E इंटू वी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इस पे कह रहा है कि नाभिक है, नाभिक पर भी चार्ज निकाल लेते हैं। वे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, पहले जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जेड है, तो नाभिक पर कितना चार्ज होगा, नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ई के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कह रहा है जेड परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर जेड है परमाणु क्रमांक तो इसमें जेड प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है ई, तो जेड प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, जेड इंटू ई। तो क्यू2 बोले, चलो इसको क्यू1 बोल दो, ठीक। तो न्यूक्लियस जो नाभिक दिया गया है उस पर आवेश कितना है ये हमने बता दिया, जितना परमाणु क्रमांक होगा इंटू ई। एक प्रोटॉन पर ई होता है तो जेड प्रोटॉन पर जेड इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम कर लिया। देखो यहाँ पे हमें दरअसल इसको क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, पहले बताओ यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। पूरा 11 में पढ़ा होगा, 11 तो पढ़ा नहीं होगा ढंग से। चलो देखो, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जोड़ देते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल जाता है। तो यहाँ पे मान लो स्थितिज ऊर्जा था पी इनिशियल बोल दे रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी थी काइनेटिक ए इनिशियल। यहाँ पे जब ये पहुंचा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, और सॉरी फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण तो क्या होता है, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहां पे ना हो तो उस केस में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का योग जो होता है वो ही हमेशा बराबर होता है, नियत होता है। तो यहाँ पे कोई वैसा फोर्स है नहीं, असंरक्षी बल है नहीं। इन दोनों के बीच देखो, ये भी आवेश है, अल्फा कण भी आवेश है, नाभिक पर भी आवेश है, तो दोनों के बीच में वैद्युत बल लगता है। और वैद्युत बल संरक्षी बल है, असंरक्षी नहीं। तो यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। तो सीधा सीधा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होगा, पीई इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा दो आवेश ही तो है, अल्फा कण पर दो ई का आवेश है, Q1 आवेश है, और इसपे Q2 आवेश। चलो अभी Q1 Q2 में डील करते हैं, आवेश की वैल्यू बाद में रख देंगे। तो दो आवेशों की जो स्थितिज ऊर्जा होती है आपने पढ़ा होगा, स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 बाई आर, उनके बीच की दूरी यही तो होता है। तो के Q1 Q2 बाई आर, जब ये दोनों दूर हैं तो इस दूरी की तुलना में ये लगभग इनफाइनाइट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी है अनंत, के बीच की दूरी कितनी है, अनंत। प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी वोल्ट से विपरीत किया गया था, तो अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 2eV। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ पर जब पहुंच गया अल्फा कण तो उस समय कितनी है, Q1 Q2 सॉरी के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई आर, इनके बीच की दूरी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये देखो काइनेटिक एनर्जी थी, ये जाता गया, जैसे ये पास पहुंचा, ये इसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये कब वापस हुआ होगा, निकटतम दूरी कब हम बोलेंगे, जब जाते जाते ये रुक गया होगा, अब इससे आगे नहीं जा सकता। रुक गया मतलब वेग जीरो हो गया, वेग जीरो हो गया मतलब गतिज ऊर्जा जीरो हो गई। ठीक है, तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये वैसे भी जीरो हो जाएगा, और पता होना चाहिए कि जब दो चार अनंत दूरी पर होते हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। तो यहाँ से ये सब आ गया। आर हमें निकालना है तो आर को इधर ले आएंगे, 2 eV को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, आर बराबर के Q1 Q2 की वैल्यू भी ले लेते हैं। Q1 है 2E और Q2 कितना है, जेड ई अपॉन EV इधर ले जाओ, 2EV तो 2E से 2E कैंसिल हो गया। के की वैल्यू रख देते हैं, कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, याद होगा आपको, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है ना के का मान। और जेड इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻, अपॉन क्या बचा है, वी बचा है। देखो ध्यान से, 16 9 144, तो ये हो जाएगा 14.4, आर बराबर 14.4, और 10 की घात -19
और प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात -10, -19 प्लस 9 करेंगे तो -10 आएगा, इंटू 10⁻−10। यहाँ पे ऊपर क्या बचा जेड और नीचे बचा वी। 10 की घात -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ये मीटर में आया है अभी, तो एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 10 की घात -10 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे भी आप समझ सको, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14.4 इंटू जेड बाई वी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक मीटर में कितना होता है 10 की घात सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात-10 मीटर। इसको हमने एंगस्ट्रॉम में बदल दिया। आगे यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ढंग से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाया बस इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना की। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति को कुछ लोग एफ से लिखते हैं, कुछ लोग न्यू से लिखते हैं, तो यहाँ पे न्यू दिया गया है, ये आवृत्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो आपने पढ़ रखा होगा, प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होता है, एक तो तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर। तो तरंग प्रकृति में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण प्रकाश का, ये सब तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। और एक ऐसी घटना हो रही थी प्रकृति में जिसको समझने के लिए प्रकाश को कण प्रकृति का मानना पड़ा। आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था। कौन सी घटना थी कि जैसे मान लो कोई धातु है, कोई मेटल सरफेस है, इस पर जब एक उच्च आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति का मतलब है एक सफिशियंट एनर्जी, ऊर्जा होनी चाहिए। जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं उसे, निर्गत होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब एक उच्च आवृत्ति या एक क्या बोलते हैं उसे सफिशियंट, एक पर्याप्त ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी धातु सरफेस से, जब पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश किसी धातु सरफेस पर गिरता है, पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। अब इसके बारे में नियम क्या है, क्या क्या इसकी कंडीशन है जिसके कारण ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा कब नहीं, उसी को इसके नियम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, जब एक उच्च आवृत्ति या पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। अब नियम ये है कि प्रकाश को कण माना गया है इसमें, और उस कण को क्या बोला गया, फोटान बोला गया। उस कण को क्या बोला गया, फोटान। कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इनको फोटान कहते हैं। फोटान के बारे में कुछ चीजें हैं कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, रेस्ट द्रव्यमान नहीं होता, और इसके पास कोई आवेश नहीं होता है। बस ये एक ऊर्जा का पैकेट है, एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग क्वांटा बोलते हैं। ये 3-4 नाम है, फोटान हो गया, क्वांटा हो गया, ऊर्जा पैकेट हो गया, वेव तरंग पैकेट हो गया। तो ये सब ज्यादातर कॉमनली यूज होता है फोटान ही। अब इसके पास है क्या, ना तो आवेश है, ना तो द्रव्यमान है, जो कुछ भी है ऊर्जा है। ऊर्जा कितना होता है, दो टर्म में। अगर आपको तरंगदैर्घ्य दिया गया है तो SC/λ होता है ऊर्जा, और अगर तरंगदैर्घ्य नहीं दिया है, आवृत्ति दी गई है इस प्रकाश की, रेडिएशन की, तो ऊर्जा कितनी होती है, HF। एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो एच की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, तो एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। ये धातु का होता है। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। अरे इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगा ना, वो अपने नाभिक वाभिक से जुड़ा होगा, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगी। वो न्यूनतम ऊर्जा अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होती है। तो वो न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन, इसे फाई से लिखते हैं। ध्यान से समझिए, मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी धातु का कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की जरूरत होती है। इससे कम का अगर जो भी फोटान या फिर जो भी प्रकाश आ रहा है, अगर उसके पास जो ऊर्जा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि मिनिमम 4 होना ही चाहिए। 4 से ज्यादा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसलिए उच्च आवृत्ति बोला था मैंने। उच्च आवृत्ति होती है जब आवृत्ति ज्यादा होती है तो ऊर्जा ज्यादा होती है, और तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य कम होगी तब ऊर्जा ज्यादा होगा।
तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक फोटान आया, ध्यान से देखिएगा, एक फोटान आया जिसके पास मैंने बोल दिया कितना ऊर्जा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटान की ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे फोटान की ऊर्जा देख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कार्यफलन जिसे हम 5 से लिखते हैं वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका 10 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है तो चला जाएगा कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सिर्फ ऐसे नहीं डायरेक्ट बाहर पहुंच जाता है, इसमें अंदर बहुत सारे नाभिक होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें कोलिजन होता है, टक्कर होता है। और जब टक्कर होता है तो एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी इसमें से लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस, मान लो कुछ एनर्जी, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक सेंटेंस बोला जाता है कि हम कितनी भी ऊर्जा दे दें, इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मिनिमम तो हम बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन इस पे लाके गिरा दो, तो भी कोई गारंटी, 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही जाएगा। कंडीशन है मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तुम, तब भी गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसमें बहुत सारे टक्कर होती है, और टक्कर में कितनी ऊर्जा लॉस होती है, ह्रास होता है कितनी ऊर्जा का, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है कि हम उसको निकाल सकें कि कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ। ठीक है, तो इसमें हम देते हैं, एक कॉलम और बनाते हैं, ऊर्जा, क्या बोले, ह्रास, लॉस, कितना, ऊर्जा हानि बोल, ऊर्जा हानि। कैसे ऊर्जा हानि हो रही है, टक्कर में जो कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कार्यफलन में चला जाए, क्योंकि न्यूनतम इतना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। और हमने माना इसमें से जो है अ, ऊर्जा हानि हो गई, कितनी ऊर्जा हानि हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की हानि हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन में चला गया, ऊर्जा हानि कितनी हुई, 5 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो हमने दूसरा केस लिया, वही सेम फोटॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया किसमें, कार्यफलन में। इस बार हमने मान लिया लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हुआ टक्कर में। तो कितनी बची, 4 2 6, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये गतिज ऊर्जा मिल कैसी रही है, जो एनर्जी थी और कार्यफलन, देखो 10 में से 4 घटा दिया ना, ऊर्जा में से कार्यफलन को घटाया, तो हमें कितना मिल गया, जो उसकी गतिज ऊर्जा आ रही थी, 10 में से 4 घटाया, 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आइंस्टीन का समीकरण हमें प्रूव करना है, इसमें गतिज ऊर्जा ही तो है ये, तो ऐसे ही सोचेंगे इसको। मान लीजिए हमने क्या किया, एक बार तीसरा केस लिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया इसे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया कार्यफलन में इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इस बार हमने माना कि ऊर्जा हानि नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई, जीरो हुई है। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूनतम कार्यफलन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जाएगा ही। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसको हम बोलते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, के ई मैक्स। इनके बारे में हम कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है अंदर कितनी बार टक्कर हो रही है, कितनी ऊर्जा की लॉस हो रही है। लेकिन हम अगर ये केस ले लें, ये वाला, कि अगर हमने माना कोई टक्कर नहीं हुआ, बिल्कुल सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर इलेक्ट्रॉन था, वहां से निकल गया, कोई टक्कर नहीं हुई, तो कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। जो भी जाएगा वो कार्यफलन में जाएगा, बाकी सब जो ऊर्जा बचेगी वो गतिज ऊर्जा में जाएगी। तो ये गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो हम अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला केस डिस्कस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर कैसे आएगा ये, ई माइनस फाइव, देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और फाइव कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो फोटॉन की ऊर्जा है माइनस कार्यफलन। ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अभी हम इसको, यहीं से आएगा ये। अब इसमें कंफ्यूजन, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं बता दूं कौन सा टर्म किसके लिए है, ये बात ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, उत्सर्जित, सर्जित इलेक्ट्रॉन का। ये जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं एनर्जी की, वो किसका है, जो आपतित, इस पर फोटान आपतित हो रहा है, गिर रहा है, उसके लिए, तो फोटान के लिए हो गया ये। और ये जो फाई है वो कार्यफलन किसके लिए है, जो जिस धातु पे फोटान गिर रहा है उस धातु का कार्यफलन होता है, धातु का। तो ये 3 टर्म याद रखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हमको इसको इसमें करना है, तो गतिज ऊर्जा को हाफ एम बी स्क्वायर लिख ही सकते हैं। ये क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ना, आवृत्ति के टर्म में, तो ई बराबर हम कर लेते हैं एच एफ, या फिर
न्यू, एच न्यू कर दे। आवृत्ति गतिज ऊर्जा को मैं क्या लिख दूं, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे वी मैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एच गतिज ऊर्जा को, इसकी फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, एच एफ होती है, तो फ्रीक्वेंसी को इसमें न्यू से लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूँ एच न्यू से माइनस फाइव। अब ये न्यू नॉट क्या है, इसके बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि न्यू नॉट जो होता है वो होता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। देखो, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोटॉन की ऊर्जा होगी और उतना ज्यादा चांस है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, उतना ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। तो वह न्यूनतम आवृत्ति, मान लो हम आवृत्ति घटाते जाएं तो एक मिनिमम आवृत्ति होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उससे नीचे चले जाएंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी कार्यफलन से और फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। और इसको एफ नॉट या फिर न्यू नॉट से लिखते हैं। और इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं गया कुछ। ये होता है फाई अपॉन एच, जिस धातु पे गिर रहा है उसका कार्यफलन अपॉन एच प्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होगा एच न्यू नॉट, एच नॉट। तो बस इसमें वैल्यू रख देनी है फाई की। ई होता है एच न्यू, एच एफ फ्रीक्वेंसी, और फाई क्या हो जाता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। तो 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर बराबर एच, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा न्यू माइनस नॉट। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें लिखने वाली हैं, फोटान के बारे में लिखेंगे, कैसे क्या क्या फोटान आता है, गिरता है और गतिज ऊर्जा को अवशोषित, ऊर्जा को अवशोषित होता है, कार्यफलन के बारे में लिखेंगे। ये सब लिख के इसके नियम जो है, नियम में यही सारी चीजें लिखनी है और ये प्रूफ वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला पार्ट। कह रहा है दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.6 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। यही दिया ना, 3 × 10⁻³ 3, ठीक। 3 × 10⁻³ न्यूटन है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में दिया है कि समान धारा बह रही है, दो तार है, ये अपने चुंबकीय बल वाले में पढ़ा होगा। दो समांतर तारे हैं, दोनों में समान धारा बह रही है, मान लो इसमें आई है तो इसमें आई भी है, जिनकी पारस्परिक दूरी, इनके बीच की दूरी को डी बोल दो या आर बोल दो, कितना होता है 0.06 मीटर दिया है, 0.06 मीटर, ये इनके बीच की दूरी दी गई है। और क्या दिया गया, इन पर आकर्षी बल लग रहा है। आकर्षी बल क्यों लगता है पता है, प्रति एकांक लंबाई पर बल लग रहा है, कितना 3 × 10⁻³ न्यूटन, ये आकर्षी बल लग रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान बताओ। देखो, जब किसी धारावाही चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो देखो, इसके कारण इधर धारा प्रवाह, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो और ये पर चुंबकीय बल लगेगा, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो इस पर बल लगेगा इधर की तरफ। अब बल निकालने के लिए आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, हमने बल का फार्मूला जो होता है, डेरिवेशन नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो मैं डायरेक्ट बल का फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला, ये कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय क्षेत्र से बंधा है ना, लगने वाला बल F बराबर होता है μ0/4 पाई 2I1I2 बाई R बोल दो या D बोल दो, हमने इसके बीच की दूरी D लिया है तो यहाँ पे D लिख दिया है, ठीक है। I1 I2 क्या है, दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पे सेम है, तो I1 I इंटू आई कर देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। बल कितना दिया है, 3 × 10⁻³ न्यूटन, बस वैल्यू रखनी है। μ0/4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है, वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसका डेरिवेशन अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो मैं करा दूंगा, बहुत सिंपल सा है। तो बल को क्या लिखेंगे हम, 3 × 10⁻³ न्यूटन, या फिर अभी
मत लिखो वैल्यू। अभी सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई वन की जगह पे भी आई रखेंगे, आई2 की जगह भी आई, क्योंकि दिया है समान धारा बह रही है और एक ही दिशा में बह रही है। जब एक ही दिशा में बहती है तो आकर्षण बल लगता है, विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर अपॉन डी। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई डाला जाएगा नीचे। सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, या फिर इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 अभी ले रख देंगे चलो, और डी जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 2, ये भी तो नीचे आएगा टी और डी जाएगा ऊपर, एफ इंटू टी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इधर नीचे आया, 2 इधर नीचे आया, टी ऊपर चला गया। जैसे भी चाहो तो आप वैल्यू रख लो, कंफ्यूज होते हो बार बार, चलो छोड़ो। बल की वैल्यू रखो 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ और डी की वैल्यू कितनी है, 0.06, 0.06 अपॉन म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 और 2, इसको 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 0.03। ठीक है, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, 10⁻+7 हो जाएगा। ये तो सही किया ना हमने, ठीक है, 10⁻+7 ऊपर हो जाएगा। चलो, आई स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो है इसको ध्यान से देखो, अगर हम 2 अंक पे दशमलव, इस दशमलव को हटाना चाहें, यहाँ पे ले जाना चाहें, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा नंबर तो यहाँ पे घटा देंगे, 2 अंक और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵। ध्यान से समझो, ये दशमलव अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵, या फिर तुम ऐसे ही कर लो, ऐसे समझ में नहीं आता ना, 3 × 10⁻³ गुणे 0.03, ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, अब 2 अंक पे दशमलव है, इसमें से 2 जीरो से गुणा कर दो, 10⁻2 से तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10⁻5 बचेगा, और ये हो जाएगा 3। अरे 100 से गुणा कर दोगे, इसमें से 100 निकालोगे, गुणा करोगे, ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, और यहाँ पे बचा था 10⁻5 और यहाँ 10⁻³ तो बचेगा 10⁻2, 10⁻2 का मतलब 100, 9 × 100 हो जाएगा 900, तो आई स्क्वायर बराबर, आई बराबर हो जाएगा √900, आई स्क्वायर था ना, तो इसका हो जाएगा 30, 900 का स्क्वायर रूट 30, और ये एम्पियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फार्मूला याद रखना है, डेरिवेशन पूछा जाएगा तो करेंगे। चलिए, कॉस स्क्वायर 5/2, यहाँ पे आई नॉट क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी है, प्रारंभिक तीव्रता, और फाई क्या है, फाई को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, कलांतर। ठीक है, तो अगर हमें पहले वाली केस के लिए जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो आई तीव्रता आई है, वहां पे आई नॉट या फिर फाई ये सब पता कर लें हम, तो पहले वाले केस के लिए हम करते हैं। आपने पढ़ा होगा कलांतर और पथांतर के बीच में संबंध 2 पाई/λ डेल्टा एक्स। ठीक है, क्योंकि फाई की भी जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए हमें, तो पहले फाई 1 बोल देते हैं पहले वाले केस के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई/λ इंटू कितना, डेल्टा एक्स कितना दिया है, लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फाई 1 हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, यहीं पे कर लेते हैं, आई बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2 से आई की वैल्यू के दी गई है, 4I0, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रारंभिक तीव्रता निकालनी है यहाँ से, कॉस स्क्वायर पाई यानी कि 2 पाई/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉस स्क्वायर पाई, तो कॉस पाई की यानी कि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई ये ओवरऑल बचेगा के इक्वल टू 4I0। इसकी वैल्यू समझ में आ रही, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई बचा, यानी कि पाई का मतलब 180, कॉस 180 की वैल्यू कॉस 90 प्लस थीटा से आप निकाल लीजिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए सीधा, कॉस 180 की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो वो +1 हो जाएगा। अब आई नॉट बराबर यहाँ से आ गया k/4। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए निकाल दें, दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कितना है ये, फाई 2, स्थलांतर फाई 2 है, तो डेल फाई 2 बराबर 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना दिया है दूसरे केस में, λ/3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 पाई/3, 2 पाई/3। तो यहाँ पे करते हैं,
आई इक्वल्स टू 4I0। उस समय रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है यही पूछा है इस केस में। तो आई आर बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू। पाई यानी कि देखो ये टू, फाइव की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 बाई टू ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल हो जाएगा ये 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 360/3 ये करेंगे 120 अंश आ जाएगा। और आई नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कितनी है आई नॉट की वैल्यू, k/4। 4 × k/4 कॉस स्क्वायर 120। कॉस स्क्वायर 120, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस 30। तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन 30। चलो आई आर इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल कर दें, ए इंटू माइनस साइन 30 कॉस 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस 30 तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 का स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 k/4। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4। तो ये तीव्रता कितनी आ जाएगी, k/4। देखो न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का है, कितना सिंपल सा। अगर आपको ये दोनों फार्मूले पता है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, तो सिंपल सा लगा सकते हैं आप इनको। और ये पूरा 5 नंबर इसमें पूरे पूरे मिलने वाले हैं, कटने का कोई चांस नहीं एक भी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट। एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो विवर्तन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए आप। विवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा को हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। एक मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा शार्प है, बहुत तिकोना टाइप का, ठीक है, शार्प तेज। यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा रखा है, ये स्क्रीन हो गई, ठीक है। क्या होना क्या चाहिए, जैसे लाइट आ रही है तो यहाँ तक जो है इसकी परछाई बननी चाहिए, शैडो, छाया यहाँ तक बननी चाहिए। लेकिन क्या होता है, तिकोने से टकरा कर, तिकोने से टकराकर लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है और यहाँ तक पहुंच जाती है, मान लो इसके छाया वाले क्षेत्र में भी घुस जाती है, और बाकी इधर तो लाइट जा ही रही है, इधर जो भी है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। इसको लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण माध्यम से, तीक्ष्ण अपारदर्शी वस्तु से, तीक्ष्ण मतलब जिसमें कोना हो, बहुत ये बहुत नुकीला टाइप का होना चाहिए, तीक्ष्ण माध्यम से टकराकर, तीक्ष्ण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसके छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो विवर्तन की डेफिनेशन लिखना हो तो अपने देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बारे में क्या क्या होता है ये बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो एकल झिल्ली द्वारा प्रयोग करना है, तो इसको रफ कर दो, विवर्तन समझ में आ गया है। सिंपल सा, अगर कोई अपारदर्शी, तीक्ष्ण अपारदर्शी माध्यम है, वहां से टकराकर प्रकाश उसकी छाया वाले, यहाँ तक छाया बननी चाहिए था, यहाँ पर लाइट होना चाहिए आसपास, लेकिन ये लाइट जो है इसकी छाया वाले क्षेत्र में भी टकराकर प्रवेश कर जाती है, यहाँ तक लाइट आ जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय व्यंजक में, तो उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम। तो उच्चिष्ट बोलते हैं, निम्निष्ट बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है दीप्त, अदीप्त, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डार्क और ब्राइट। ब्राइट को दीप्त और डार्क को अदीप्त। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है और इसकी जो लेंथ है छिद्र की वो हमने मान लिया ए मान लिया, यहाँ पर स्क्रीन लगाया। अब होता क्या है, इसमें विवर्तन ही तो होता है। तो विवर्तन कहीं पे, जहां पे दो तरह का विवर्तन होता है, आपने पढ़ा होगा, एक संपोषी विवर्तन नहीं, व्यतिकरण, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। जहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहां पे उच्चिष्ट बनता है, यानी कि वहां पे दीप्त चमकीला बनता है। और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पे अदीप्त बनता है, निम्निष्ट से बोलते हैं डार्क बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, अच्छा ये कहाँ तक बनेगा कैसे पता चलेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट।
ठीक है। ये कहाँ से देखो, यहाँ पे मान लो लाइट जा रही है, पूरा केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है। अब यहाँ से टकरा के ना ये यहाँ तक चली जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं विवर्तन। अब ये केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब केंद्रीय दीप्त, ये लाइट जो है कहाँ तक रहेगा। देखो कहीं पे दीप्त बनेगा, फिर कहीं अदीप्त मतलब डार्क रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, कहीं पे दीप्त अदीप्त ऐसे बनता जाएगा, ऐसे नीचे भी बनता जाएगा। अब केंद्रीय दीप उच्चिष्ट की जो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, कोणीय चौड़ाई, ये हम कैसे ज्ञात करें कि जितनी दूर में ये केंद्रीय दीप्त हो, यानी कि अगर ये पहला जो डार्क मिलेगा, फर्स्ट डार्क, पहला दीप्त ऊपर जो मिलेगा, और नीचे जो पहला दीप्त मिलेगा फर्स्ट डार्क, इनके बीच की दूरी अगर हम ज्ञात कर लें, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि केंद्रीय उच्चिष्ट कितनी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी है। बात समझ में आएगी नहीं, बताओ। अरे केंद्रीय उच्चिष्ट मान लो बी। अब ये पूरा डेरिवेशन मैंने कर लिया, ये है डेल्टा एक्स आपका, और ये आता है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा कैसे आता है, ये 90 अंश होता है, ये पी बोल देते हैं। तो पार्ट डिफरेंट डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, एपी माइनस ए, सॉरी, हाँ, ए बी सी, ये पूरा वाली डिस्टेंस में से इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये पाथ डिफरेंस। और ये आता कैसे है, ए साइन थीटा कैसे आता है, देखो ये 9, ये थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल ये थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री थोड़ी आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप फिर याद करिए, और कोई चारा नहीं है आपके पास। ये बीपी माइनस एपी कर देंगे ना, बीपी में से एपी घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, कितना अंतर है इनके पास। तो ये वैल्यू कैसे निकाला हमने, ये थीटा, तो ये थीटा, यहाँ ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये थीटा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत मेस हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस ये आना चाहिए कि इनका पाथ डिफरेंस, ये तो यंग डबल स्लिट वाले में, यंग द्विघाती में भी निकाला था हमने। तो ये है डेल्टा एक्स, और ये जब थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, यानी कि डेल्टा एक्स बटे कर्ण, डेल्टा एक्स बटे ए, ऐसे करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, डेल्टा एक्स है, ये थीटा आ रहा है, ये एंगल, इसके सामने वाली लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, डेल्टा एक्स बटे ए। तो डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, वैसे ही निकाला गया है। ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो इन दोनों के बीच पथांतर कितना होगा, अगर हम, वैसे विनाशी व्यतिकरण के लिए होना चाहिए लैम्डा बाई टू, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा बाई टू होता है, लेकिन इसको अब कोई एक सिंगल रेस तो जा नहीं रही है, यहाँ से बहुत सारी रेस जा रही होंगी, बहुत सारी किरण जा रही होंगी, तो हमने माना 100 जा रही है अगर, तो उसको बराबर पार्ट में बांट दिया, तो 1 से लेकर 50 तक यहाँ तक हो गया, 50, और फिर 51, 52, 53, यहाँ से 51 से 100 तक यहाँ। तो ध्यान से देखिए, पहला और 91 के बीच में एक व्यतिकरण हो रहा होगा, दूसरे और 52 के बीच में व्यतिकरण हो रहा होगा, तीसरे और 53 के बीच में, इसी तरीके से 50 और 100 के बीच में व्यतिकरण हो रहा होगा। तो हमें चाहिए डार्क, डार्क के लिए होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू कब होगा, जब इन दोनों के बीच में अगर हम मान लें कि कितना है, लैम्डा है, तो 1 और 50, 1 और 51 के बीच में लैम्डा बाई टू, 2 और 52 के बीच में लैम्डा बाई टू, 3 और 53 के बीच में लैम्डा बाई टू। तो इसके लिए हमें ए साइन थीटा को लैम्डा मानना पड़ेगा, ये मत सोचना कि लैम्डा हम लिख रहे हैं, ए साइन थीटा बराबर, ऐसे लिख लो, डेल्टा एक्स बराबर क्या आया है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स होना चाहिए लैम्डा, ए साइन थीटा। लैम्डा तो हम यंग वाले में लेते थे, लैम्डा उच्चिष्ट के लिए, डार्क के लिए नहीं, ब्राइट के लिए, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला पार्ट डिफरेंस लैम्डा लेंगे, ताकि जो है हमने दो दो पार्ट में जो बांटा है उनके बीच में सब में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू हो जाए। तो ए साइन थीटा को जब हम लैम्डा ले लेंगे, तो 1 51 के बीच में लैम्डा बाई टू, 2 52 के बीच में लैम्डा बाई टू, 3 53 के बीच में, ऐसे 50 100 के बीच में, सब पे लैम्डा बाई टू, यानी कि सबका विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा, और यहाँ पे डार्क बन जाएगा। ठीक है। तो ए बरा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। साइन थीटा, यहाँ पे एंगल, ये बहुत छोटी दूरी होती है तो एंगल बहुत छोटा बनता है, तो थीटा बहुत छोटा होने के कारण थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लिख लेना, वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और जो कि हो जाएगा लैम्डा बाई ए। यानी कि पहला जो डार्क मिल रहा है हमें लैम्डा बाई ए पर, इसकी कोणीय चौड़ाई है ना, थीटा है ये, तो लैम्डा बाई ए, और इधर नीचे भी सेम उसी तरीके से लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या बना है, केंद्रीय उच्चिष्ट, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अगर हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में,
तो लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए कर देंगे। यहाँ निकाल दे रहा हूँ, केंद्रीय डिस्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। यही तुमसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए और इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने समझ लीजिए यहाँ पे। बाकी अपने जो है नोट्स का यूज कर सकते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर क्वेश्चन बैंक का, समझा मैं दे रहा हूँ। और लिखना है तो साथ में लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। रदरफोर्ड के परमाणु अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने, उससे जो है कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष निकाले थे, उन्हीं से लेकर जो है अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है। सबसे पहले क्या, परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है, और ये इसका आकार भी बताया कि इसका आकार गोलीय है, और परमाणु के भीतर बहुत छोटे से बिंदु पर, परमाणु के भीतर बहुत छोटे से बिंदु पर कुछ एक धनात्मक चार्ज है, कुछ धनात्मक चार्ज है। उस धनात्मक आवेश के भाग को इन्होंने नाभिक कहा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर रहे हैं। नाभिक, ये देखो परमाणु हो गया पूरा, ऐसे मान लो यहाँ उसके बीच में छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग मतलब इतना छोटा, ऐसे समझ लो अगर तुम्हारा रूम पूरा परमाणु है तो एक सुई की नोक ले लो, वो नोक जो है नाभिक है, इतना कम छोटा सा होता है वो, तो ये नाभिक है। फिर मान लो ये परमाणु है, तो परमाणु के इसके नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया। ये शब्द ध्यान रखना, किसी भी कक्षा में इन्होंने कहा था, किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। ये किसी भी वर्ड याद रखना ताकि आगे जो है हमें हेल्प मिलेगी जब उनकी कमियों को देखेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ किसी भी कक्षा में गति करते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहे हैं तो उनके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर जो धनावेश है उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो वैद्युत बल होता है आकर्षण बल, उससे जो है अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, जिससे वो वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ये तीसरा पॉइंट ये बता दिए। अभिकेंद्र बल चाहिए ना वृत्तीय गति के लिए, तो वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, उनके इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और नाभिक पर धन आवेश, दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है, तो उसके कारण जो है वो आकर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है इनको यहाँ पे, तो उसके कारण ये वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं। फिर कमियां लिखनी हो तो डिमेरिट्स, कमियां क्या क्या थी, कि इन्होंने जो कहा था कि एक मैक्सवेल का सिद्धांत था। मैक्सवेल का सिद्धांत ये था कि उन्होंने प्रूफ किया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है और वो त्वरित गति करे, त्वरित गति करने का मतलब उसमें त्वरण हो, और ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है ना, तो वृत्तीय गति में ऑलरेडी त्वरण होता ही होता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। मान लो एक समान चाल से चल रहा है ना, तब भी इसकी दिशा तो बदल रही है, इसकी दिशा लगातार बदल रही है, और जब दिशा बदलता है तो वेग बदलता है, और वेग बदलता है तो हम बोलते हैं उसमें त्वरण है। तो यही चीज मैक्सवेल ने बताया था कि अगर त्वरित आवेशित कण कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है, मतलब उसमें त्वरण है, तो वो चलते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो और अगर ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है और इसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, तो अगर ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और ये कुछ ही समय में नाभिक पर गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही जो है रदरफोर्ड की मेन कमी है, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, और ये लगभग 10⁻⁸ मिली सेकेंड में ये हो जाना चाहिए कि नाभिक पर ये गिर जाना चाहिए, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो फिर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये रदरफोर्ड की मुख्य कमी थी। और एक होता है रेखीय, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी कमी क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रेखीय स्पेक्ट्रम का क्या होता है कि ये देखा गया कि जब यहाँ से मान लो इसको हम बाहर से कहीं ऊर्जा दे दें तो दूसरी कक्षाओं में चला जाता है, फिर इसके बाद
ये जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, जब बाहर से मान लो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर दूसरी कक्षा में चला गया, दूसरी कक्षा में चला गया और वहां से वापस आते समय फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर रहा है, तो वो हर तरंग दैर्घ्य का ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, सभी तरंग दैर्घ्य। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ ही तरंग दैर्घ्य मिल रही थी, जिसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रदरफोर्ड एक बार फिर से यहाँ गलत हो गए कि उन्होंने कहा किसी भी कक्षा में गति कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अगर किसी भी कक्षा में गति कर सकते हैं तो सभी तरंग दैर्घ्य मिलने चाहिए थे, जबकि कुछ फिक्स तरंग दैर्घ्य, कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य ही मिल रहे थे, जिसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रेखीय रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सके। अब आते हैं बोहर, उन्होंने कैसे दूर किया। तो पहली कमी क्या थी इनकी? पहली कमी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन करना चाहिए और नाभिक पे गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो बोहर ने सीधा कहा कि इसको बोहर के पॉस्टुलेट बोलते हैं, अभिधारणा। अभिधारणा क्या होता है? जैसे एक प्रमेय होता है, एक अभिधारणा होता है। तो प्रमेय अगर कोई स्टेटमेंट हमें दिया जाता है, हम उसको प्रूफ करते हैं, फिर हमें जहां जरूरत होती है वहां उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अभिधारणा एक ऐसी चीज है कि कोई ऑब्जर्वेशन करके कोई कुछ बता रहा है, तो उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसे हमें मानना होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। या तो हम उसको मान लें या तो उसको गलत प्रूफ कर दें। जैसे मैंने मान लो जो कोई एक स्टेटमेंट दिया तुम्हें, तो या तो तुम मेरे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को मान लो कि हाँ ये सही है, या तो फिर उसे गलत प्रूफ करो। अगर गलत नहीं प्रूफ कर सकते तो तुम्हें उसे सही मानना होगा। इसी को हम बोलते हैं पॉस्टुलेट, अभिधारणा। तो रदरफोर्ड बोर्स का पहला पॉस्टुलेट यह था कि परमाणु जो है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है, वो वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। इन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ही हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा। और अगर हो रहा है तो तुम करके दिखाओगे, क्योंकि अगर हो रहा होता तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक पे आ जाता, परमाणु नहीं होता, परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता, परमाणु का कोई नहीं अस्तित्व होता तो पूरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। पहला पॉस्टुलेट ये दे दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर दूसरी जो कमी थी रेखीय स्पेक्ट्रम की, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर सकता है, तो ऐसा नहीं था। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका जिनमें कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का एक पूर्ण गुणक हो। कोणीय संवेग वो h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो। इसे मान लीजिए हमने nh/2 पाई कर दिया, तो n क्या है? एक पूर्णांक है, मतलब दशमलव में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। जैसे n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। n बराबर 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके से नहीं हो सकता। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो पूरी संख्या हो, दशमलव में ना हो। तो दूसरी जो है उन्होंने ये चीज बता दी। यही दोनों उन्होंने इनकी कमी को दूर किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला पार्ट। नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए। तो नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण मतलब कितने पार्ट में उनको बांटा गया। आपने सुना होगा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब नाभिक के वर्गीकरण होते हैं। तो नाभिक के प्रकार मैं ऐसे लिस्ट बना दे रहा हूँ, बाकी लिखना हो आप अलग अलग हेडिंग लगा के लिख लीजिएगा। नाभिक हो गए, कौन कौन से नाभिक होते हैं इनकी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद विशेषताएं बता देते हैं, एक कॉलम बना दे विशेषताओं का, विशेषताएं, और के पास उदाहरण, एग्जाम्पल। 3 कॉलम बना के मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? पहले कौन बोलते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक नाभिक, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, इसमें क्या होता है? ऐसे नाभिक जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है, या फिर ऐसे तत्व अगर बोलो तो ऐसे तत्व जिनमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो परमाणु क्रमांक समान होगा। तो इनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, लेकिन परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार, परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो अगर देखो प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु भार सेम है और परमाणु भार अलग है, परमाणु भार क्या ए से लिखते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को जेड से और न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को हम परमाणु भार कहते हैं। तो अगर देखो परमाणु क्रमांक सेम है
और परमाणु भार अलग अलग है तो न्यूट्रॉन अलग अलग होना चाहिए। तो ये एक विशेषता ये भी लिख सकते हैं इसमें कि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। परमाणु भार अलग अलग होता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना है। एग्जाम्पल में क्या लिख दूं मैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक सबने सुना हो 1h1, 1h2 और 1h3 को बोलते हैं हाइड्रोजन, या फिर अ, इसको सिंपल सा एक प्रोटॉन बोल सकते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। नाम लिखना होगा लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा होता है तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉन एक एक प्रोटॉन है सब में। ठीक है, अब इसमें परमाणु भार देखिए अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 होता है, यहाँ पे 3 है। तो इसमें देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 0 आएगी, 1 - 1। अगर न्यूट्रॉन निकालना है हमें तो क्या करेंगे, A - Z। तो यहाँ पे ए लिखा होता है, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन। तो 1 - 1 यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 हो गए, 2 - 1 यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 हो गए, 3 - 1 यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गए 2। तो देखिए न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, परमाणु भार भी अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है। तो ऐसे नाभिकों को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स। तो पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं समभारिक। समभारिक, इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार, समभारिक। परमाणु भार बराबर होता है, इसमें क्या होता है, परमाणु भार बराबर होता है, भार बराबर होता है, परमाणु भार बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बोलो या प्रोटॉनों की संख्या, दोनों अलग अलग होती हैं। परमाणु क्रमांक अब या बोलो या फिर प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक बोले या प्रोटॉन बोले, दोनों का मतलब एक ही। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग, अलग अलग होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। अगर प्रोटॉन अलग अलग हैं और न्यूट्रॉन भी अलग अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि परमाणु भार बराबर होना है तो प्रोटॉन अलग अलग है तो न्यूट्रॉन अलग अलग होना पड़ेगा ना। अरे यहाँ से समझो, अगर ये चीज सेम है तो जगह पर मैं लिख रहा हूँ Z+N। अगर ये मान लो 5 है और ये 2 है, और दूसरे वाला कभी ये 7, 5 + 2 7 आ रहा है, तो जेड मान लो कुछ और है, मैंने 4 कर दिया, तो इसे 3 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये 7 आएगा। तो 5 2 7, 4 3 7। तो परमाणु क्रमांक अलग हुआ तो न्यूट्रॉन भी अलग हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। विशेषताएं में यही सब लिखना होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग होती है। ये हो गया। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है, आर्गन का एक आइसोटोप होता है 18, आर्गन 40, और एक होता है कैल्शियम 20, कैल्शियम, इसको अर्कान करके ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक में 18 है, एक में 20 है। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो ही गया। परमाणु भार सेम है, 40 इसका है, 40 इसका। न्यूट्रॉन कितना होगा, 40 - 18 कितना हो जाएगा, इसमें 22 और इसमें 40 - 20, 20। तो इसमें 22 न्यूट्रॉन, इसमें 20 न्यूट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक 20। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान सेम है, प्रोटॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अ, समभारिक। तीसरा आ जाता है हमारा समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, इसमें क्या होगा, इसमें होता है न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। सबसे पहले समन्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन अलग अलग होंगे, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी।
और तीसरा अगर प्रोटॉन अलग है और न्यूट्रॉन सेम है तो परमाणु भार भी अलग अलग होगा। अब करके देखिए, फार्मूला लिखा है ऊपर मैंने, परमाणु भार अलग होगा। ध्यान से देखें, अगर न्यूट्रॉन सेम है और प्रोटॉन अलग अलग है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये भी अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम, एक तो होता है हमारा कार्बन का आइसोटोप, एक होता है 6C13 और एक होता है नाइट्रोजन 7N14। देखिए, प्रोटॉन अलग अलग है, इसमें से न्यूट्रॉन निकालिए, 13 - 6 तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 7, 14 - 7 न्यूट्रॉन आ जाएगा 7। देखिए दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन अलग अलग है और परमाणु भार भी अलग अलग है। तो ये हो जाता है नाभिकों का वर्गीकरण। आप इसको अलग अलग हेडिंग लगा के चाहे लिख लीजिए, चाहे लिस्ट बना दीजिए, जैसे मन करे वैसे करिए, ठीक है। तो 2025 का सेट 2 346 AT यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।